How are you, students? Fine. So today we are going to discuss modes of transmission of heat. क्या डिस्कस कर रहे हैं? Modes of transmission of heat. किस तरीके से हीट जो है ट्रेवल कर रही है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अदर पार्ट. आप डेली लाइफ में आपने ऑब्जर्व किया होगा, कभी कुकिंग करते हो तो मान लीजिए कि एक कंटेनर में आपने वाटर रखा है और उस में अंदर एक स्पून है विद लॉन्ग हैंडल. तो आपका हाथ जो है उस स्पून के एक एंड पे है और दूसरा एंड उसका हॉट वाटर के अंदर है, नीचे से गैस की फ्लेम है, तो आपको हीट महसूस हो रही है. तो वो हीट उस स्पून के अंदर किस तरीके से फ्लो कर पाई, ये सोचने की बात है. ठीक है, पहले उसने फ्लेम में पे क्या था, कंटेनर के अंदर क्या था, वाटर. अब वाटर पहले हीट अप हुआ तो वाटर किस तरीके से हीट अप हुआ और वाटर से जो हीट है आगे उस स्पून में किस तरह से ट्रेवल की, ये सोचना हमने. So there are three modes of transmission of heat: conduction, convection and radiation. ये तीन मोड हैं. कंडक्शन में हम क्या कहते हैं, इट इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच हीट ट्रेवल्स फ्रॉम one part of substance to other part without the actual motion of the molecules. कि इसमें जो molecules हैं they remain in their equilibrium position only. देखो, जैसे आपके पास ये एक मेटेलिक कंडक्टर है, कॉपर है, स्टील है, ठीक हो गया. अब इस एंड के ऊपर फ्लेम है, तो हमें देखना है इस एंड से इस एंड तक हीट कैसे ट्रेवल करी. अब बेटा हमने कहा कि इसमें एक्चुअल मोशन मॉलिक्यूल्स की नहीं हो रही, पार्टिकल्स की नहीं हो रही, तो इस एंड के ऊपर क्या हो गया, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल एब्जॉर्ब हीट एंड ड्यू टू दैट देयर टेम्परेचर विल राइज. अब आपको पता है कि हीट क्या है, हीट इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो अगर किसी जगह के ऊपर टेम्परेचर राइज हो गया, सो दैट मीन्स देयर विल बी इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, विच मीन्स दैट एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अबाउट देयर मेन पोजीशंस विल इंक्रीज. क्योंकि एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या हो रहा है बेटा कि हर एक मॉलिक्यूल इस तरीके से अपनी ओरिजिनल पोजीशन के सराउंडिंग उसमें वाइब्रेशनल मोशन है. अब जब आपने हीटअप कर दिया, उस टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, दैट मीन्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विल इंक्रीज. तो अब वो मॉलिक्यूल जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है उसके साथ क्या करेगा, कोलाइड करेगा, एंड ड्यूरिंग कोलिजन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस. तो पहले मॉलिक्यूल ने किसको एनर्जी दे दी, सेकेंड को. अब सेकेंड मॉलिक्यूल को एनर्जी मिल गई, उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज हो गया, तो वो जब मोर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा तो वो नेक्स्ट को हिट करेगा. तो इस तरीके से हीट जो है ए एंड से बी एंड तक ट्रेवल कर जाएगी. ठीक होगी बात. सो दैट मीन्स कंडक्शन में हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी to other part without actual motion of the molecule. Each molecule will vibrate about its mean position only at their fixed positions only. All the solids are heated up by the method of conduction. अब आ गया convection. Convection is mode of transfer of heat from one part of substance to other part with
actual motion of particles of the system, or you can say molecules of the liquid. तो यहां पर क्या हो रहा है, कन्वेक्शन में एक्चुअल मोशन मॉलिक्यूल्स की हो रही है. मान लीजिए आपने इस कंटेनर के अंदर एक लिक्विड ले लिया, राइट. कभी बेटा आप लिक्विड को गर्म होते देखना बहुत आसान है. घर में गैस के ऊपर पानी रख के उसको ऑब्जर्व करना. क्या होगा, अब जैसे आप यहाँ पर हीटर दे रहे हो तो ये बेस से सरफेस से हीट आ गई. अब ये जो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या कोई भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, क्या हो गए, वो हीट अप हो गए. हीट अप होने से क्या होंगे, एक्सपैंड होंगे. एक्सपेंशन की वजह से उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी. वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी कम होगी, और डेंसिटी कम होने का मतलब कि वो लाइट हो जाएंगे वेट में, एंड दे विल मूव इन upward direction. They will start moving in upward direction, और उसकी जगह पर ये जो कोल्ड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो प्लेस लेंगे. बड़ी सिंपल सी बात. मैंने क्या कहा है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड which are in direct contact with heat, they are heated up, due to which they will expand. Hence, density of these molecules will decrease and they will start rising in the upward direction, and colder molecules will take their places. तो इस तरीके से एक तरह से मुझे करंट जो ऐसे सेटअप हो जाता है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है. तो इस तरीके से सारे का सारा लिक्विड जो है वो हीट अप हो जा रहा है. तो इसमें क्या हुई है, एक्चुअल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स. तो आपने एयर के अंदर भी आप कन्वेक्शन करंट देख सकते हो, कन्वेक्शन का फ्लो ले सकते हो. तो जितने भी लिक्विड्स हैं दे आर हीटेड बाय दिस मेथड ऑफ कन्वेक्शन ओनली. नाउ थर्ड इज रेडिएशन. रेडिएशन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट in which heat travels from one body to other body without heating the intervening medium. यहाँ कंडक्शन और कन्वेक्शन में हमने बात की थी कि एक ही बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक हीट कैसे ट्रेवल कर रही है. रेडिएशन में हम बात कर रहे हैं ट्रेवलिंग ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी. आपने कभी सोचा कि सन से डायरेक्ट हीट रेडिएशंस हमारे तक कैसे पहुंच रही हैं. सन कितनी दूर है, उसके बावजूद रेडिएशंस जो हैं, हीट रेडिएशंस जो हैं हम तक पहुंच रही हैं. और बीच में जो एटमॉस्फेयर आ रहा है विदाउट हीटिंग दैट, तो ये किस मेथड से आ रही हैं, रेडिएशन के मेथड से. सो तीनों मेथड क्लियर हो गए. अब अगर आपको तीनों में क्लैरिटी हो गई है तो इसका मतलब ये सीखा कि इस मेथड में नो नीड ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है. और इन दोनों में मेथड में हीट फ्लो विल टेक प्लेस ओनली एंड ओनली थ्रू मटेरियल मीडियम. अब मेरा एक क्वेश्चन, जरा इसका आंसर बताइए. आजकल सर्दी है, मान लीजिए आपने आग जला ली, ठीक है. अब आप उस फायर के 2 सेंटीमीटर ऊपर हाथ रख रहे हो और 2 सेंटीमीटर साइड पे, कहाँ पर ज्यादा हीट महसूस करोगे बेटा, फायर के 2 सेंटीमीटर अबव और 2 सेंटीमीटर साइड. So obviously you will observe more heat 2 सेंटीमीटर above. इवन चलो आप ना से इवन गैस फ्लेम के ऊपर देख लीजिए कि आप एक जितना ही डिस्टेंस रखना, एक हाथ ऊपर रखना, एक साइड पे रखना, तो आपके हाथ जो ऊपर है वो ज़्यादा वार्म अप होगा. Now the question is why?
डिस्टेंस एक जितना है, हमारे ही दोनों हाथ हैं, मटेरियल एक जैसा है, तो क्यों? क्योंकि बेटा जो साइड के ऊपर हीट फ्लो हुआ, दैट वाज ओनली एंड ओनली ड्यू टू मेथड ऑफ रेडिएशन। बट जो अबव की बात हम कर रहे हैं, उसमें रेडिएशन के साथ साथ हीट फ्लो विल बी ड्यू टू कन्वेक्शन। इसलिए 2 सेंटीमीटर अबव विल बी मोर हॉटर एज कंपेयर टू 2 सेंटीमीटर साइड। अब अगर आप इन तीनों मेथड को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझना चाहें तो बेटा इस तरीके से है। आप 10 स्टूडेंट्स एक रो में बैठे हुए हो, 10 स्टूडेंट्स आर इन अ रो, ठीक है। अब मेरे पास पेन है, मैंने आप 10 को ही डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब एक तो ये तरीका है कि मैंने पेन लिया तो फर्स्ट वाले स्टूडेंट को दे दिया जो बिल्कुल मेरे साथ है, उसने सेकंड वाले को, सेकंड वाले ने थर्ड को, थर्ड वाले ने फोर्थ को, फोर्थ वाले ने फिफ्थ को। तो इस तरीके से वो लास्ट वाला जो स्टूडेंट है उस तक पहुंच गया, फिर आगे आगे चला। तो ये कौन सा मेथड हो गया? कंडक्शन। कोई अपनी सीट से नहीं हिला, लेकिन आपका जो सब्सटेंस, जो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो हीट है वो ट्रेवल कर रही है। दूसरा तरीका क्या है? हर स्टूडेंट मेरे पास आया, पेन लिया और चला गया। ये कौन सा मेथड हो गया? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन हो गया ना, हर एक आ रहा है, अपना लिया और चला गया। और तीसरा क्या हो सकता है कि आई शुड थ्रो, दैट विल बी रेडिएशन। तो इस तरीके से यू कैन कंसेप्चुअलाइज के व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दीज 3 मेथड्स। अब इसके बाद हम इसमें लेते हैं हाउ वी कैन डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। आपको याद होगा कि फर्स्ट चैप्टर में आपने सभी ये जो फिजिकल क्वांटिटीज थे इनके डायमेंशनल फॉर्मूले निकाले थे। नाउ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इसके लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं दैट इज के। कैसे? आप ऐसा करिए, एक क्यूब ले लीजिए, ठीक है। इसमें ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ये बेटा 2 फेसेस हो गए। ये क्यूब तो नहीं है लेकिन क्यूबॉइड हो गया, जैसे एक ये फेस हो गया, एक ये फेस हो गया, 2 हो गए। अपोजिट ये हो गया, ये हो गया, 2 अपोजिट ये हो गया और ये हो गया। 6 फेसेस हैं ना इसके। दिस इज क्यूबॉइड, क्योंकि इनकी तीनों साइड्स की डायमेंशंस अलग अलग हैं। लेकिन अगर मैं हीट फ्लो की बात करूं, आई एम टेकिंग कि इस फेस का टेम्परेचर θ1 है, इसका θ2 है, θ1 इज ग्रेटर देन θ2, देन हीट विल फ्लो फ्रॉम दिस फेस टू दिस फेस। तो इस तरीके से मैंने 2 फेसेस ले लिए हैं, ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस। नाउ लेट अस से temperature at this very face is θ1 and at this very face is θ2, where θ1 is greater than θ2. Now x is the distance between these 2 faces. तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि अब टेम्परेचर डिफरेंस है तो हाउ द हीट विल फ्लो विल टेक प्लेस। तो हम इसमें ये कहते हैं बेटा कि अमाउंट ऑफ हीट फ्लो क्या है? Q, नंबर 1, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या है बेटे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किस चीज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द 2 फेसेस। 2 फेसेस में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है? θ1 माइनस θ2। उसके बाद it is directly proportional to the time for which heat flow take place. Naturally बेटा
अगर आप ले रहे हो कि भाई जी 1 मिनट में हीट फ्लो है तो कम होगी, 5 मिनट के लिए लोगे तो ज़्यादा होगी। तो टाइम फॉर विच हीट फ्लो टेक्स प्लेस। तीसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, टाइम एंड सरफेस एरिया ऑफ द फेस। लेकिन उसके बाद हम फोर्थ कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? डिस्टेंस बिटवीन द टू फेसेस, दो फेसेस के बीच में डिस्टेंस कितना है। सो इसका मतलब ये हुआ Q is proportional to theta 1 minus theta 2 proportional to A surface area proportional to T and 1 by X। बेटा जैसे यहाँ टेम्परेचर है थीटा 1, यहाँ है थीटा 2 एंड दिस इज X, और इसका जो सरफेस एरिया दैट इज A is surface area of the face, X is the distance between the two faces, theta 1 and theta 2 are the temperature between these two। तो यहाँ से यहाँ हीट, जैसे आप आइस बॉक्स लेते हो उसका अपर सरफेस और लोअर सरफेस ले लिया, आइस बॉक्स के अंदर हीट जो है चल जाती है ना, कम जाएगी, तभी तो उसके अंदर बर्फ पिघल जाती है। तो अगर आप इन सभी को कंबाइन कर देते हो तो Q इज प्रोपोर्शनल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2 A T बाई X। इसका मतलब Q इज इक्वल टू K A थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू T बाई X। तो इसमें ये K क्या आया? इसमें जो K आपके पास आ गया, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो क्लियर हो गया कि हमने बड़ी सिंपल सी बात की है कि भाई नेचुरली बच्चे जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हीट फ्लो करेगी, जितना टाइम ज्यादा लेंगे उतनी ज्यादा हीट फ्लो होगी, जितना सरफेस एरिया ज्यादा है उतनी हीट फ्लो ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो उतना फ्लो ऑफ हीट कम हो जाएगा, है ना। तो अब इसके बाद यहां से अब आप क्या लिखते हो कि मान लीजिए यू आर कंसिडरिंग कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू फेसेस इज 1, यू आर कंसिडरिंग surface area is 1, time for which heat flow takes place that is 1, and the distance between the two faces is 1। कि मान लीजिए two faces are maintained unit distance apart, for unit time we are considering heat of flow from the surface area unit A। तो आपके पास अब K किसके बराबर आ गया? Q के। A is 1, theta 1 minus theta 2 is 1, T is 1 and X is 1। So now how you can define K, coefficient of thermal conductivity? It is defined as amount of heat flow per unit time per unit area between the two faces maintained at unit temperature difference placed unit distance apart। Amount of heat flow per unit time per unit area when unit temperature difference is maintained between two faces placed at a unit distance apart। ठीक होगी डेफिनेशन। और अब अगर आप इसके यूनिट्स की बात करो तो बेटा के आपके पास बना Q X डिवाइडेड बाय A थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू T। तो Q आप SI सिस्टम की बात करिए, Q मीन्स जाउल, X मीन्स मीटर, एरिया मीन्स मीटर स्क्वायर, केल्विन सेकेंड। तो ये क्या बन गया? जाउल per meter per Kelvin per second। Joule is energy
एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर, तो जॉउल पर सेकेंड क्या हो गया, वॉट। तो यू कैन टेक दिस यूनिट। तो SI यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज वॉट पर मीटर पर केल्विन। तो इस तरीके से आपके पास आ गई डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड इट्स यूनिट्स। अब अगर आप बेटा इसी एक्सप्रेशन को, दिस एक्सप्रेशन नंबर 1, इसको लिखना है। अब अगर मैं T को इधर ले आऊं बेटा, तो Q by T मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, तो आई कैन राइट इट एज dQ by dt, है ना। उसके बाद ये इधर क्या आ गया, K A θ1 माइनस θ2 by x। अब अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर टेम्परेचर है मान लो 100 डिग्री सेल्सियस या 100 केल्विन, यहाँ 10 केल्विन है। सो दैट मीन्स जैसे जैसे हम इस तरफ को जाएंगे, x क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो दैट मीन्स θ1 माइनस θ2 by x आपके पास क्या है, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर with respect to distance. So I can write this thing as d theta by dx. d theta by dx का मतलब क्या हुआ, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। और मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, यहाँ 100 केल्विन है, यहाँ 10 है, तो इधर 100 से 90, 80, 70, x is increasing, temperature is decreasing, so it is variation of temperature with respect to distance, so we call it as d theta by dx। देखिए मैंने इसके आगे माइनस का साइन लगा दिया, क्यों, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट कर रहा है अभी, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, अब इसमें dQ by dt को क्या कहोगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यानी कि फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट टाइम। के इसमें क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, A is surface area, तो d theta by dx is known as temperature gradient। d theta by dx को क्या बोलते हैं, temperature gradient, variation of temperature with respect to distance। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जब वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आए, तो हम उसके लिए जो टर्म यूज करते हैं दैट इज ग्रेडियंट। तो ये आपके पास रिलेशन है जो कि आपको कई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स में यूजफुल होगा। अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि क्या यूज थी, क्या जरूरत थी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बात करने की। बेटा, it is only the value of coefficient of thermal conductivity which analyze the difference between the good conductor of heat and bad conductor of heat। हम बात करते हैं कि this material is very good conductor of heat, this material is bad conductor of heat। तो अब good conductor of heat का क्या मतलब है, कौन सा मटेरियल गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा, naturally that material through which heat can flow very easily। तो अब आपने अगर ध्यान से देखा हो तो K को मैंने क्या कहा था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस एट द यूनिट डिस्टेंस, या पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट, है ना। तो फिर इसका मतलब K की वैल्यू से हमें आइडिया हो जाएगा कि हीट का फ्लो ज्यादा है या कम है। तो अब गुड कंडक्टर के लिए वैल्यू ऑफ K विल बी हाई, जितनी K की वैल्यू ज्यादा है उतना वो बेटर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज सिल्वर, सो दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ K विल बी हाईएस्ट इन केस ऑफ सिल्वर।
अदरवाइज कॉपर, ब्रास, जितने भी मेटालिक कंडक्टर्स हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, क्योंकि इनके अंदर बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल विच कैन vibrate very easily, and heat transfer from one molecule to other molecule can take place very easily. Now, bad conductor of heat. Naturally, bad conductor means through which heat cannot flow. यही लेंगे ना हम कि इसमें से हीट फ्लो नहीं हो सकता, या टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट. अब वैसे तो अगर आप आइडियल बैड कंडक्टर की बात कर रहे हो, और यू कैन से परफेक्ट बैड कंडक्टर की बात कर रहे हो, तो उसमें तो K की वैल्यू 0 होनी चाहिए आइडियली. बट ऐसा नहीं है. हाँ, इसकी वैल्यू जो है किसी मटेरियल की अगर 0.022 है तो दैट इज नेग्लिजिबल. अब जितने माइका, वुड, ये क्या है? बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. तो दैट मीन्स दिस कोफिशिएंट, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस, आपको क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो यू विल से दैट इट गिव्स अस द आइडिया अबाउट द nature of the conductor. More the value of K, it is considered to be the better conductor. If the value of K is very very small, negligible, then it is considered to be bad conductor. अब बेटा एक चीज नोट कर लो, still air is always bad conductor of heat. Still air क्या है? Bad conductor of heat, whereas moving air is, moving air में क्या होगा बेटा? There will be flow of heat due to convection, है ना. आप देखते हो बेटा, किसी दिन काफी तेज धूप है लेकिन उसके साथ हवा भी चल रही है, तो वो सर्दियों के दिन में वो हवा आपको बहुत तंग करती है, वो धूप लगने नहीं देती, क्योंकि आपकी बॉडी से जो हीट है वो कन्वेक्शन मेथड से उस मूविंग एयर की वजह से फ्लो कर रही है. सो इसके जो आगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो आज हमने जो सीखा दैट इज अबाउट 3 मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, और उसके साथ साथ अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. थैंक यू. Thanks a lot.